गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन आगे चलते हैं। प्रमेय 2.5 अंडर रूट सिद्ध करो। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हम इसको वही विरोधाभास लेके चलेंगे। हम माने वो कह रहा है कि अपरिमेय है, हम कहेंगे नहीं तो अपरिमेय नहीं परिमेय है। यदि हम सही कह रहे हैं तो हमारे कथन का कोई विरोध नहीं होगा, और हम अगर गलत मान रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे कथन का विरोधाभास होगा। तो माना हम मान रहे हैं कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो कोई भी परिमेय संख्या बराबर होती है P बटे Q के, जहां P और Q परिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक गणित, वैसे तो अंग्रेजी का अक्षर है लेकिन गणित में कैसी राशि है? पूर्णांक राशि है। तो पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कैसे? हर परिमेय संख्या में P और Q कटने के बाद सहभाज्य पूर्णांक ही आते हैं। तो P व Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि इनमें केवल एक का ही भाग जाएगा, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। यहाँ या लगा दो या इंप्लाई लगा दो, बराबर यहाँ होता है तो या लगता है। अब या वज्र गुणा कर दीजिए एक लिख के, ये हो गया अंडर रूट 3Q बराबर P। समीकरण नंबर 1 इसको डाल दो, चाहे इसको डाल दो चाहे इसको डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3Q का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। जब ये स्क्वायर अंडर रूट 3 पे लगेगा तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, गुणा का चिन्ह बीच में यहाँ, और Q पे स्क्वायर लगेगा तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, अर्थात Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3। अब आ जाइए प्रमेय नंबर 2.3। मैंने बताई थी आपको कि यदि कोई अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, किसी धन पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, क्योंकि P स्क्वायर में 3 का भाग पूरा जा रहा है और भागफल आ रहा है Q स्क्वायर। आप कहोगे सर Q स्क्वायर में कोई भागफल आता है क्या? अरे भाई, ये अंग्रेजी के अक्षर जरूर है लेकिन गणित में ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो P स्क्वायर को 3 से विभाजित पूरा हो रहा है, तो P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3P को भी विभाजित करेगा। ये मैं नहीं कहता, प्रमेय 2.3 कहती है कि 3 एक अभाज्य संख्या P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अभाज्य संख्या 3P को भी 100% विभाजित करेगी। ये प्रमेय 2.3 कहती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। क्योंकि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा, 3P को भी विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपन। अब देखिए, अब अपना यह लाइन को देखिए, 3P को भी विभाजित करेगा, मतलब 3 का भाग P में भी पूरा जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो चल राशि है, 3 ये कोई संख्या थोड़ी है। अरे भाई, ये संख्या है, पूर्णांक है। ये P की जगह आप 9 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, तो 3 चौके 12, तो ये कैसी राशि आई? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अर्थात P पूर्णांक में 3 का भाग पूरा जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है लाइन कि 3P को पूर्णतः विभाजित करता है। तो माना 3 का पहाड़ा C पर बोलने पर P आ जाता है, तो जहां C भी पूर्णांक है
और पी भी पूर्णांक है। तो अब सूत्र लगेगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, अर्थात P बराबर 3C। 3P को विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं P बराबर 3C। मैं ये कहता, ये कह रहा है 3P को विभाजित करेगा तो 3 का भाग 101% P में पूरा जाएगा, और माना वो कितनी बार जाता है, C बार। तो अब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या आया, 0। तो P बराबर 3C आ जाएगा। तो इस लाइन को 3P को विभाजित करता है, इसका मतलब P किसके बराबर है, 3C के, जहां C क्या है, C भी एक पूर्णांक राशि है और P भी एक पूर्णांक राशि है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे, इसलिए P बराबर 3C, जहां C क्या है, पूर्णांक राशि है। अब देखिए, इसको डाल देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण 2, और ये लिखो C1 क्या है, पूर्णांक राशि। अगर कल नहीं लिखा कल के वीडियो में, तो कल की वीडियो में C को पूर्णांक लिख देना। अब समीकरण 1 से P बराबर, अपन ने देखो समीकरण 1 लिखी ना अपनी, अभी लिखी अपन ने कि √3 बराबर P बटे Q, फिर अपन ने वज्र गुणा किया तो P बराबर √3 के। ये समीकरण 2 में रखने पर P का मान रखेंगे समीकरण 1 से, ये √3 क्यों रख दिया, P कीजिए, P बराबर √3 क्यों है, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को देखो, जहां मैंने समीकरण 1 डाली है, बराबर 3C। अब यहां फिर √ आ गया, तो अब समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि √ घट जाए। दोनों ओर वर्ग करने पर √3Q का होल स्क्वायर बराबर 3C का होल स्क्वायर। √3 का इसका 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर, और 3Q स्क्वायर, ये राशि आएगी Q स्क्वायर के नीचे, C स्क्वायर आ जाए, 3 तिया 9, तो यह आ गया Q स्क्वायर बटे, यहाँ सब जगह यह लगेगा क्योंकि बराबर का चिन्ह आ गया, तो यह लगाइए, या Q स्क्वायर बटे 3 बराबर C स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि Q स्क्वायर में 3 का भाग पूरा जा रहा है, भागफल C स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3Q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो प्रमेय 2.3 ये कहती है कि 3Q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा तो 3Q को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि 3Q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 3Q को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। स्टूडेंट्स, अपन ने कल्पना क्या की कि P और Q को कोई विभाजित कर ही नहीं सकता सिर्फ एक के अलावा, अर्थात वे दोनों कैसे हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। जबकि सिद्ध क्या हुआ, P भी 3 से पूर्णतः विभाजित है और Q भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और हमारी कल्पना क्या थी, हमारी थ्योरी क्या थी, हमारी धारणा क्या थी, हमने क्या माना कि P √3 परिमेय है तो वो P बटे Q के रूप में होंगे।
पी क्यू हमेशा सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। सहभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनमें केवल एक का ही भाग जाता है, लेकिन हमारी बात का विरोध हो रहा है। हमने तो कहा कि पी और क्यू में एक का ही भाग जाएगा, अन्य किसी का नहीं जाएगा, जबकि यहाँ तो पी और क्यू में 3 का भी भाग जा रहा है। अभी हमने सिद्ध किया कि पी 3 से विभाजित है और यहाँ सिद्ध कर दिया कि क्यू भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात हमने जो कल्पना करी वो गलत है। तो इसका मतलब हमने कहा कि जो √3 जो परिमेय है वो गलत है, तो कोई भी संख्या परिमेय नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स को 100% क्या होगी, फिर अपने आप ही अपरिमेय होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ इसको देख लीजिए और अपन हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P व Q 3 से विभाजित है, जो कि हमारी कल्पना जो थी, ये जो लाइन है ये हमारी कल्पना का क्या कर रही है, विरोध। हमारी कल्पना क्या थी, P व Q तो 1 से विभाजित होंगे, 1 के अलावा भाग ही नहीं जाएगा, जबकि यहाँ तो 3 का भी जा रहा है। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। हमारी जो कल्पना है उसका विरोध हो गया। अतः P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो P बटे Q परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसमें P व Q सहभाज्य पूर्णांक होंगे, 100% होंगे। अगर P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी, और परिमेय नहीं होगी तो 100% कैसी होगी, अपरिमेय ही होगी। अतः P व Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए √3 एक परिमेय नहीं, वास्तव में कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार आपको घर पे सवाल करने हैं। √5, √6, √7 सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। ये तीनों को अपरिमेय सिद्ध करना है इसी दोनों सवालों के तरीके से। तो ये चीज हमें आपको घर पे करनी है, 3 सवाल, 2 मैंने बता दिए। अब आइए आप, ये तो सारी अपरिमेय थी। अब मान लो ये अपरिमेय, देखो 7 कैसी संख्या है, 7 बटा 1 परिमेय है। अब इस 7 परिमेय है तो 7 के साथ √5 को गुणा कर दूं, ये परिमेय और गुणा ये अपरिमेय। जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल अपरिमेय ही आता है। अब तक तो हमने एक एक को √2, √3 सिंगल केवल अपरिमेय संख्या थी तो इनको अपरिमेय सिद्ध किया। अब हम सिद्ध करेंगे एक परिमेय गुणा एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है। ये सिद्ध करेंगे, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही आता है। यदि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ूं तो योगफल सदैव अपरिमेय ही आएगा। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को गुणा करूं तो योग गुणनफल अपरिमेय ही आएगा। और ये तो अब अपने पास एक एक अपरिमेय थी सारी। अब एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल, एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल भी हमको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो ये दूसरे तरीके से किए थे, इनका तरीका अलग है और इनका तरीका अलग होगा। अब इनको सिद्ध कर रहा हूं मैं, देखिए।
इन सब का तरीका कैसे होगा, परिमेय और अपरिमेय कैसे पालेगा, वो तो सब अपरिमेय थी, उनका तो वही होगा, लेकिन इनका तरीका अलग होगा। देखिए सिद्ध करो 7√5, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। वही विरोधाभास लेके चलेंगे, वही विरोधाभास लेके चलेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या है तो एक p/q के रूप में होगी, इसके रूप में होगी p/q के रूप में, बराबर p/q, जहां p व q क्या होते हैं, यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसमें p/q के रूप में होगी, और उसमें p और q गणित में क्या होंगे, हमेशा सहभाज्य पूर्णांक, जहां p व q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, वो विधि काम में नहीं लेंगे पहले वाली। इसमें हम क्या करेंगे कि बिना अंडर रूट, ये बिना अंडर रूट की ये है परिमेय संख्या, ये परिमेय और ये भी परिमेय, तो ये परिमेय ये परिमेय, इन 1 2 3 इनको तो एक साथ रखेंगे, अपरिमेय को बिल्कुल अलग कर देंगे। और वो किससे संभव है, पक्षांतर से। तो 7 किसमें है, परिमेय संख्या 7 गुणा में, गुणा में से हटाऊंगा तो दूसरी p/q परिमेय के पास कैसे जाएगी, जब 7 को भागे जाएंगे भाग में, गुणा में से ऊपर से जो कोई राशि हटती है तो भाग में आती है, तो √5 बराबर 7p/q। अब हम यह लिखेंगे चूंकि 7p तथा q क्या है, पूर्णांक है, क्या है भैया, पूर्णांक है तीनों, और पूर्णांक है तो जब भी ये भी अभाज्य पूर्णांक है, ये भी अभाज्य पूर्णांक है, ये भी अभाज्य है, तो अभाज्य पूर्णांक के ऊपर है, देखो p एक अभाज्य पूर्णांक है और 7 भी एक अभाज्य पूर्णांक है, तो इन दोनों का गुणनफल भी एक अभाज्य पूर्णांक होगा, और q भी अभाज्य पूर्णांक है। तो अभाज्य पूर्णांक बटा अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि 7p/q परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या कुछ होती है जिसमें ऊपर भी अभाज्य पूर्णांक हो और नीचे भी अभाज्य हो। अब आप कहोगे सर 7p चूंकि है p अभाज्य पूर्णांक है, 7 भी अभाज्य पूर्णांक है, तो 7 अभाज्य पूर्णांक को p अभाज्य पूर्णांक से गुणा करेंगे तो गुणनफल 7p भी अभाज्य पूर्णांक की प्राप्त होता है, और नीचे भी अभाज्य पूर्णांक है, मतलब अभाज्य पूर्णांक बटे अभाज्य पूर्णांक। इसका मतलब जब ऊपर भी अभाज्य पूर्णांक हो और नीचे भी अभाज्य पूर्णांक हो तो संख्या 100% परिमेय होगी। अतः चूंकि 7p/q पूर्णांक है, इसलिए 7p/q, 7p/q परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है विद्यार्थी, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर में जो संख्या है वो भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। परंतु हमने पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये तो परिमेय है ही नहीं, अभी अभी हमने सिद्ध किया ना ऊपर, मैंने आपको बताया √2 √3 तक समझा दिया, आप घर पे √5 का करोगे तो √5 है परिमेय, जबकि यहाँ कैसी आई परिमेय है ना, तो ये हमारे कथन का क्या हो गया, विरोधाभास। हमारा कथन क्या आ रहा है कि ये परिमेय, जबकि वास्तव में ये कैसी है, अपरिमेय है। अब ये दोनों बात क्या है, एक दूसरे का विरोधाभास है, जो कि अब लिखेंगे परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो कि अब ये क्या चीज है, दोनों विरोधाभास है। यहां क्या सिद्ध हुआ है, परिमेय, जबकि पहले क्या सिद्ध किया हमने, अपरिमेय। दोनों चीज क्या है, एक दूसरे का विरोधाभास है। विरोधाभास कब होता है, जब कोई बात गलत होती है, तो गलत बात का विरोधाभास होता है, हमेशा सही बात का कभी नहीं होता।
तो इसका मतलब हमारी ये जो धारणा है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये वास्तव में हमारी कल्पना जो हमने जो कल्पना करी है ये गलत है। अर्थात 7√5 परिमेय नहीं, कैसी है? अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? परिमेय तो नहीं है, क्योंकि अगर ये वास्तव में परिमेय होती तो यहाँ ये विरोध प्रकट नहीं होता, और विरोध गलत बात का प्रकट होता है। इसका मतलब हमने जो बात मानी वो हमारी गलत है, तभी तो विरोध हो रहा है। अगर सही होती तो विरोध क्यों होता? देखिए आप लिखोगे जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो कि परस्पर क्या है? विरोधाभास है। इसलिए विरोधाभास होने के कारण हम अपनी बात को वापस ले रहे हैं। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल हम इस विधि से करेंगे, पक्षांतर विधि से। कौन सी विधि से? पक्षांतर, जिसमें हम परिमेय संख्याओं का एक तरफ पक्षांतर, अपरिमेय का पक्षांतर एक तरफ करेंगे। स्टूडेंट्स आज इतना ही। थैंक यू सो मच।